आपका स्वागत है। वैल्यूज़ के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ, और उसके बाद हम हमारे कुछ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी लाइफ से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। वैसे देखो, इस लेक्चर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो अपने आप से आपके माइंड में आएगा कि अच्छा, गांधी जी ने ये किया था, भगत सिंह ने ये किया था, तो इसका एग्जांपल हम एथिक्स में दे सकते हैं। इस प्रकार से आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी इस लेक्चर को सुनने के बाद। इवन देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर एडिटोरियल डिस्कशन सुनते हो, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तो वो भी आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि इसको हम एज एग्जांपल एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए पहले कुछ वैल्यूज डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले है करेज। आप बताइए, करेज का क्या मतलब है? देखो, अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की है, अपने पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के विरोध के बावजूद, इवन डर के बावजूद कि क्लियर होगा या फिर नहीं होगा, तो इसका मतलब आपने करेज शो की है। करेज का सिंपल मतलब ये होता है एबिलिटी टू डू समथिंग विद स्ट्रेंथ डिस्पाइट फियर, हॉस्टिलिटी, पेन। मतलब स्ट्रेंथ के साथ कुछ करने की क्षमता उस सिचुएशन में जब फियर भी है, सामने से हॉस्टिलिटी भी है और दर्द भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि देखो सब टॉपिक का नाम ही ये है लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, तो ग्रेट लीडर्स के एग्जांपल आपको देने हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस पूरी दुनिया में घूमे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को मोबिलाइज किया ताकि ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी जा सके और इंडिया को आजाद करवाया जा सके। तो ये करेज है सुभाष चंद्र बोस की। उनको डर भी था, ब्रिटिशर्स की हॉस्टिलिटी भी थी, डर भी था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को मोबिलाइज किया और एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट। भगत सिंह का एग्जांपल आप ले लीजिए। भगत सिंह ने, आपको पता है, ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए, इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार थी उसको जगाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा बॉम्ब फेंका था जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। जानबूझ के ऐसा बॉम्ब फेंका गया था जिससे किसी का नुकसान ना हो। मकसद यही था कि ब्रिटिश सरकार को जगाया जा सके। तो ये भी करेज का एक एग्जांपल है। वो डरे नहीं और इस काम को बखूबी अंजाम दिया। इवन देखो, और भी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को आजाद करवाने के लिए, उनका एग्जांपल आप करेज के तौर पर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है ह्यूमिलिटी। देखो, काफी बार आपने अलग अलग फील्ड्स में, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में या फिर स्पोर्ट्स में, ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं। जैसे स्पोर्ट्स का एग्जांपल लीजिए, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, मूवीज में एग्जांपल लीजिए अमिताभ बच्चन या फिर रजनीकांत। ये लोग बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। इनके बिहेवियर में आपको ह्यूमिलिटी देखने को मिलती है। ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा फील करना कि हम सुपीरियर नहीं हैं, अपने आप के बारे में मोडेस्ट ओपिनियन रखना। बहुत लोग आपने देखे होंगे अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही समझने लगते हैं, एलीट समझने लगते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं हम तो बाकियों से अलग हैं, हम सुपीरियर हैं। ये एकदम अपोजिट है ह्यूमिलिटी का। जो लोग, जिनके पास ह्यूमिलिटी की वैल्यू होती है, काफी टैलेंट होने के बावजूद वो अपने बिहेवियर में हम्बल होते हैं, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता होता है सबकी लिमिटेशंस हैं, सब में कमियां होती हैं और हमारी भी लिमिटेशंस हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं। एग्जांपल के तौर पर, गांधी जी ने देखो, गांधी जी के इतने सारे फॉलोअर्स थे, बहुत जनता उनको फॉलो करती थी, बावजूद इसके गांधी जी एक बहुत ही ज्यादा साधारण रूरल इंडियन की तरह जीवन व्यतीत करते थे, गरीबों के बीच रहते थे और ऐसे लोगों के बीच रहते थे जो मार्जिनाइज्ड थे। उसके बाद नेहरू का एग्जांपल लीजिए। नेहरू ने एक बार कहा था कि वो लोगों के सर्वेंट हैं और लोग उन्हें प्रधानमंत्री के बजाय प्रथम सेवक के नाम से बुला सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि मुझे प्रधान सेवक के नाम से कहा जाए, उसी प्रकार से नेहरू ने एक बार कहा था मुझे प्रथम सेवक नाम से आप बुला सकते हो क्योंकि मैं आपका सर्वेंट हूँ। नेक्स्ट है जस्टिस। देखो, जस्टिस का सिंपल मतलब ये है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एंड बैलेंसिंग ऑफ बर्डन्स एंड बेनिफिट्स। मतलब सभी लोगों का फेयर ट्रीटमेंट हो और जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिले, जो जितना न सिर्फ बेनिफिट डिजर्व करता है उसको उतना बेनिफिट मिले और जो जितना बर्डन डिजर्व करता है उसको उतना बर्डन भी मिले। जैसे देखो, सिंपल से सिंपल एग्जांपल है, मार्क्स के आधार पर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। फाइनल जिसके जितने ज्यादा मार्क्स आए उसकी उतनी ही रैंक होगी और उसको उसी के हिसाब से अवेलेबल पोस्ट में से पोस्ट मिलेगी। तो ये जस्टिस है कि आपने सभी को फेयर ट्रीट किया है, जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उसकी चॉइस को माना गया है अवेलेबल सीट के हिसाब से। लीडर्स की बात करें, देखो, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव था। पाकिस्तान में जिस प्रकार से हिंदुओं को और सिखों को मारा गया था, देश में बहुत से लोगों में पाकिस्तान के अगेंस्ट गुस्सा था और इंडिया के पास पावर ज्यादा थी। बावजूद इसके गांधी जी ने कहा था उस समय कि पाकिस्तान के जो एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं, पाकिस्तान को उसके हिस्से के पैसे दिए जाएं। आप एक और एग्जांपल लीजिए अम्बेडकर साहब का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना ब्राइट करियर कुर्बान कर दिया ताकि मार्जिनाइज्ड सेक्शंस जैसे महिलाएं, मजदूर, दलित, इन सब के लिए वो जस्टिस इंश्योर कर सकें। उन्होंने बहुत सी मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, जैसे महार मूवमेंट, हिंदू कोड भी थी, उन्होंने वकालत की और जब उनके व्यू पॉइंट को नहीं माना गया था तो उन्होंने मोरल बेसिस पर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फलेसनेस। जो सेल्फलेसनेस का मतलब ये होता है जब कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट्स के बजाय दूसरों के इंटरेस्ट को ऊपर रखता है और उसी हिसाब से काम करता है, ये है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का इस अर्थ पर सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है, देखो, माँ का अपने चाइल्ड के प्रति प्यार। माँ अपने चाइल्ड के इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखती है और अपने इंटरेस्ट को हमेशा बाद में रखती है। तो इससे बड़ा एग्जांपल सेल्फलेसनेस का इस अर्थ पर नहीं हो सकता। लीडर्स की बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने, देखो, इमरजेंसी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी ताकि डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सके, जस्टिस को इंश्योर किया जा सके, बट उनकी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस नहीं थी। जैसा कि आज के समय में देखने को मिलता है कि कोई पर्सन मूवमेंट को लीड करता है तो कुछ ना कुछ उसके मन में होता है कि मेरा ये फायदा हो जाएगा, मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी, मैं बाद में अपनी पार्टी बना लूंगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो किसी ऑफिस के पीछे नहीं भाग रहे थे। नेल्सन मंडेला जो 27 साल तक जेल में रहे, अपनी पूरी जवानी के जो साल हैं वो नेल्सन मंडेला ने जेल में बिता दिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में, जैसा आपको पता है, अपार्थाइड था, यानी रंग भेद की नीति थी, उसका विरोध करते हुए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और 27 साल अपने जेल में बिता दिए। तो उन्होंने देश के इंटरेस्ट को, जनता के इंटरेस्ट को ऊपर रखा अपने इंटरेस्ट के। उसके बाद नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन देखो, ये है जब कोई पर्सन दुखी होता है, दर्द से गुजर रहा होता है, मुश्किल भरी सिचुएशन में होता है, सफर कर रहा होता है, तो आप उसके दर्द को, उसकी मुसीबत को महसूस करते हो और आपके अंदर इच्छा है कि उस पर्सन के दुख को, दर्द को मैं दूर करूँ। जैसे देखो, सिंपल एग्जांपल है कंपैशन का। आप सर्दियों में किसी गली से गुजर रहे हो, आपने देखा कि कोई बुजुर्ग इंसान जो है वो ठंड में ठिठुर रहा है, आपको महसूस होता है कि शायद उस पर्सन को सर्दी लग रही है, आप कहीं से गर्म कपड़े उस पर्सन को अरेंज करके देते हो, तो ये एग्जांपल है कंपैशन का। अगर लीडर्स की बात करें, वैसे देखो, राजा राम मोहन राय काफी अमीर फैमिली से आते थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की तरफ दिशा में काम किया। खास करके सती प्रथा को खत्म करने की दिशा में उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया और सती प्रथा के खत्म करने में उनका अहम रोल रहा। इसके साथ साथ उन्होंने वल्नरेबल सेक्शंस की लाइफ को इंप्रूव करने का भी काम किया। वैसे देखो, आपको याद होगा, हमने शुरुआत में ओरिएंटेशन लेक्चर में डिस्कस किया था कि राजा राम मोहन राय की सिस्टर वो सती की भेंट चढ़ गई थी, मतलब उनको सती बनना पड़ा था। इस वजह से भी राजा राम मोहन राय
काफ़ी ज़्यादा काम करने लगे सती प्रथा को खत्म करने की दिशा में। उसके अलावा मदर टेरेसा का एग्जाम्पल है, वो वैसे फॉरनर थी लेकिन इंडिया में रुकी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल वर्क किया, बूढ़े लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई घर बार नहीं है, एड्स पीड़ित लोगों के लिए। इसके बाद है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का सिंपल मतलब देखो ये है, गिविंग रिगार्ड टू समवन समथिंग फॉर देयर एबिलिटीज, फीलिंग्स, राइट्स एंड अचीवमेंट्स। मतलब आप किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, आप किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो उस पर्सन की एबिलिटी के कारण, उस पर्सन की फीलिंग्स या फिर अचीवमेंट्स के कारण। तो ये एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट का। जैसे देखो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, उनके प्रति आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो उनके कैरेक्टर के लिए, उनकी क्षमता के लिए, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट रहते हुए जो काम किया या फिर साइंटिस्ट रहते हुए उन्होंने जो काम किया, इसके लिए आप अब्दुल कलाम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो। मतलब आपकी रिस्पेक्ट है कलाम साहब के लिए। लीडर्स की बात करें, देखो जब भारत आज़ाद हुआ ना तो पहली सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, बावजूद इसके नेहरू ने दूसरे पार्टी के लीडर्स को भी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को भी अपनी कैबिनेट में जगह दी। जैसे B.R. अम्बेडकर, ये नेहरू की सरकार में लॉ मिनिस्टर थे। देखो वो दौर ही कुछ अलग था। उस समय एक आइडियोलॉजी या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के प्रति, क्योंकि उन सब ने अपना एक रोल प्ले किया था भारत के स्वतंत्रता संविधान में। इवन पार्लियामेंट में या फिर दूसरी जगह पे क्रिटिसिज्म भी होता तो लीडर्स ध्यान से सुनते उस क्रिटिसिज्म को। बट आज के दौर में लीडर्स की दूसरे लीडर्स के प्रति ऐसी रिस्पेक्ट नहीं देखने को मिलती। इवन नेहरू और वाजपेयी दोनों एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, इवन पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद। नेक्स्ट एग्जांपल है अकबर का। अकबर ने देखो सभी धर्मों के रूलर्स और सभी धर्मों के लोगों के प्रति रिस्पेक्ट शो की और एक इंक्लूसिव एंड प्रोस्पर इंडिया की नींव रखी। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है पीस। पीस मतलब देखो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई वायलेंस ना हो, कोई टेंशन ना हो। एग्जांपल है पीस का, अशोका के बारे में आपने सुना होगा, कलिंगा के युद्ध के बाद उन्होंने वायलेंस को त्याग दिया था और शांति का रास्ता अपनाया था। तो अशोका की जो लाइफ है हमें शो करती है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए पीस जो है वो अल्टीमेट एम है ग्रेटनेस को अचीव करने का। और ना सिर्फ देखो ये नेचुरल ह्यूमन प्रेफरेंस है, बल्कि पीस को प्रमोट करना, पीस को एनकरेज करना, पीस को एनेबल करना, ये किसी भी पर्सन की महानता की निशानी है। आपको देखो पता भी है कि उन पर्सन्स को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है जिन्होंने वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करने का काम किया हो। तो ये हमने डिस्कस किया पीस के बारे में। देखो ये हमने कुछ वैल्यूज़ के एग्जाम्पल्स समझे। वैसे वैल्यूज़ की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, आगे आगे और भी वैल्यूज़ आएंगी, उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जो 7 नोलन वैल्यूज़ हैं उनको तो हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप तैयार रहिए। क्वेश्चन देखो कैसा भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज सैडनेस, व्हाट इज लव, व्हाट इज ट्रूथ। बिल्कुल सिंपल से सिंपल इमोशन को, वैल्यू को यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे 2014 में हैप्पीनेस के बारे में तो यूपीएससी पूछ चुकी है, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो एसेंस देखो ये निकलता है कि वैल्यूज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के लिए 100-150 वैल्यूज़ की लिस्ट बनाओगे, उसके बाद उनको रट के जाओगे। देखो काफ़ी ज़्यादा आपके पास समय है तभी आप ऐसा करोगे, अदरवाइज पोस्ट बेनिफिट कम है। बस आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जैसे पूछ लेती है यूपीएससी एंगल क्या है, आप सिंपल से सिंपल भाषा में लिखिए और एग्जाम्पल आप ढूंढ लोगे। क्योंकि आप प्री के लिए भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री को जब पढ़ो थोड़ा एथिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़िएगा कि ये एग्जाम्पल मैं एथिक्स में लिख सकता हूँ। इसके बाद ये तो हमने कुछ वैल्यूज़ वाइज डिस्कस किया। अब हम जो हमारे महान लोग हुए हैं इतिहास में उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं और थोड़ा मतलब हम समझते हैं कैसे कौन से लीडर से आप कौन सी वैल्यू सीख सकते हो। मतलब काफ़ी बार जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि आप 2 लीडर्स के एग्जाम्पल बताइए जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, जिनको आप अपना आदर्श मानते हो और कौन सी वैल्यूज़ आपने उनसे सीखी हैं, ये सब बताइए। तो आपके पास लिखने के लिए होना चाहिए। हम कुछ डिस्कस करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे हिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको उनकी वैल्यूज़ के बारे में सीखना है, उनके द्वारा शो की गई वैल्यूज़ के बारे में समझना है। सबसे पहले बात करते हैं B.R. अम्बेडकर की। देखो B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था मेहर कास्ट में। मेहर कास्ट के लोगों को अनटचेबल माना जाता था उस समय। और एक दिन क्या हुआ, भीमराव पब्लिक वाटर टैंक से पानी निकाल रहे थे, निकाल कर पी रहे थे, लेकिन उनको बिना मार के मारा पीटा गया। और एज ए चाइल्ड उनको इजाज़त नहीं थी संस्कृत पढ़ने की, क्योंकि उस समय ये कहा जाता था कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। तो इन सब चीज़ों का एक गहरा इंपैक्ट हुआ था अम्बेडकर की लाइफ पर। बाद में अम्बेडकर उस जनरेशन में वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट इंडियन बने। अम्बेडकर पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बाहर जाकर विदेश में इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट को परस्यू किया। इसके साथ साथ वो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट PhD होल्डर थे और फर्स्ट डबल डॉक्टरेट होल्डर थे इकोनॉमिक्स में साउथ एशिया में। मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने डबल डॉक्टरेट डिग्री हासिल की इकोनॉमिक्स में साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं। देखो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने 3 साल बिताए और अपने 3 साल के अध्ययन के दौरान अम्बेडकर ने 29 कोर्स लिए इकोनॉमिक्स में, 11 हिस्ट्री में, 6 सोशियोलॉजी में, 5 फिलोसफी में, 4 एंथ्रोपोलॉजी में, 3 पॉलिटिक्स में, 1 एलिमेंट्री फ्रेंच में और 1 एलिमेंट्री जर्मन में। ये कोई नहीं पूछने वाला है, नहीं आपको याद रखने की आवश्यकता है, सिर्फ मतलब एक बताने की बात है। क्योंकि अम्बेडकर की स्टोरी के बारे में आपको पता होगा तो लास्ट में वैल्यूज़ आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हो कि क्या क्या हम अम्बेडकर साहब से सीख सकते हैं। 1922 में देखो अम्बेडकर ने महल सत्याग्रह को लॉन्च किया ताकि अनटचेबल कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ा जा सके, वो भी पब्लिक वाटर टैंक से पानी निकाल सके। इसके अलावा उन्होंने दलितों के एक ग्रुप को लीड किया और चबाडर लेक जो कि महल में है वहाँ से पानी निकाल के पिया। ना सिर्फ देखो अम्बेडकर ने दलितों के राइट्स को असर्ट किया पब्लिक वाटर सोर्सेज से पानी निकालने के लिए, बल्कि उन्होंने नींव रखी दलित इमेंसिपेशन की, दलित को आज़ाद करवाने की। क्योंकि उस समय दलितों के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था हर एक फील्ड में। तो दलितों को इस गुलामी से आज़ाद करवाने की नींव रखी गई थी अम्बेडकर के द्वारा। अम्बेडकर इकोनॉमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर जाना जाता है अम्बेडकर को। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ व्यतीत कर दी डिस्क्रिमिनेशन, डिग्रेडेशन और जो डेप्रिविएशन है लोअर कास्ट के द्वारा फेस किया जाता है, इन सबसे दलितों को उबारने के लिए। तो ये स्टोरी हमने समझी B.R. अम्बेडकर की। ये सब लेसन आप सीख सकते हो अम्बेडकर जी की लाइफ से। परसिवियरेंस, डेडिकेशन, रैशनैलिटी, रीजन, सोशल इक्वालिटी, ह्यूमनिज्म, डिग्निटी फॉर ऑल। आप मुझे परसिवियरेंस का मतलब बता दीजिए। देखो परसिवियरेंस का मतलब होता है कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना, अपने लक्ष्य को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना, ये मतलब होता है परसिवियरेंस का, इवन कठिनाइयों के बावजूद। जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपने भी जरूर कुछ ना कुछ कठिनाई का सामना किया होगा और शायद अभी कर भी रहे होंगे, लेकिन बावजूद इसके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो, तो मतलब आप परसिवियरेंस को शो कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर देखो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और जैसा आपको पता है उस समय सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को मना किया जाता था कि आप संस्कृत मत पढ़िए, लेकिन संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए विद्यासागर ने एडमिशंस ओपन कर दिए सभी कास्ट के लोगों को। उन्होंने भगवत पुराण का एग्जाम्पल दिया कि देखो शास्त्रार्थ में लिखा हुआ है
सुद्रास को नहीं रोका गया था, इवन संस्कृत लिटरेचर पढ़ने से कोई रोक नहीं थी। सुद्रास को संस्कृत लिटरेचर पढ़ने पर तो अब क्यों रोका जा रहा है? ऐसा एग्जाम्पल दिया गया विद्यासागर के द्वारा। 1854 में उन्होंने विडो रीमैरिज का कैंपेन स्टार्ट किया। उन्होंने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का हवाला देते हुए कहा, देखो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अनुसार विडो रीमैरिज अलाउ है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पास पिटीशन भी डाली कि आप विडो रीमैरिज के लिए कानून लेके आइए। कानून तो देखो आ गया 1856 में, लेकिन सोसाइटी में बदलाव आना जरूरी था। तो सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए भी काम किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। उन्होंने अपने बेटे की शादी विडो से की और अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने फर्स्ट विडो रीमैरिज को परफॉर्म करवाया कोलकाता में। अभी कैलकाटा नाम है, उसमें कोलकाता हुआ करता था 7 दिसंबर 1856 को। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से आप ये सब वैल्यूज सीख सकते हो, ये सब लेसन सीख सकते हो। रीजन, इंक्वायरी फॉर सीकिंग ट्रूथ, परसिवरेंस, कंपैशन एंड काइंडनेस, सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब समाज में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी सेक्शंस के लोग इक्वल हैं। डिग्निटी फॉर ऑल, और उसके बाद सेल्फलेसनेस। इसके बाद नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने देखो उस समय समाज में जो बुराइयां थी या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता था महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, इसके अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद आइसोलेशन को झेला, ह्यूमिलिएशन का सामना किया, इवन एब्यूजेस का यानी गाली गलौज का भी सामना किया अपने काम के लिए। सावित्रीबाई 9 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई ज्योतिराव फुले से, और उस समय उनके हस्बैंड की उम्र थी 12 साल। ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को यानी सावित्रीबाई फुले को एजुकेट किया घर पर ही, और एक बार जब लिटरेट हो गई सावित्रीबाई फुले, उन्होंने अपने एरिया में छोटी लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया, उनको एजुकेट करना स्टार्ट किया, जिनमें अनटचेबल्स भी थी, मतलब सो कॉल्ड अनटचेबल्स, और लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी की लड़कियां भी थी। 1984 नहीं आएगा, 1884 आएगा। 1884 में उन्होंने पहला स्कूल स्टार्ट किया लड़कियों के लिए पुणे में। सावित्रीबाई फुले ने उस समय कास्ट सिस्टम पर काफी क्वेश्चन रेज किए, क्योंकि कास्ट सिस्टम सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, गड़ा हुआ था। इस कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ लोगों को, कुछ कास्ट को इवन बेसिक रिसोर्सेज से भी वंचित रखा जाता था, जैसे पब्लिक टैंक से पानी पीना। और जब बड़ी कास्ट ने, अपर कास्ट ने मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया मेरा जो घर है वो सबके लिए कॉमन है और यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ कैसे किसी लीडर को एक एग्जाम्पल देकर लीड करना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि फॉलोअर्स को सीधा सीधा संकेत जाता है कि आप भी ऐसा कीजिए। इससे कोई भी लीडर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए देश में कोई लीडर है, वो बोलता है अपने जीवन में आप साफ सफाई रखिए, लेकिन खुद वो लीडर साफ सफाई नहीं रखता है, तो कैसे लोग उस लीडर की बात मानेंगे? तो हमेशा लीडर को एक लीड करके एग्जाम्पल देना चाहिए आसपास के लोगों को, अपने फॉलोअर्स को। तो इसके बाद देखो सावित्रीबाई फुले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट की भ्रूण हत्या के अगेंस्ट। उन्होंने अपनी सारी लाइफ बिता दी दूसरों की सर्विस में। उन्होंने पुणे के आउटस्कर्ट एरिया में एक हेल्थ सेंटर भी सेटअप किया, ताकि जो प्लेग से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज किया जा सके। और जबकि आपको पता है प्लेग एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ कितना स्टिग्मा अटैच होता है। इसके बाद इवन देखो इस हेल्थ सेंटर पर प्लेग से पीड़ित मरीजों का इलाज करते करते इन्फेक्शन का शिकार हो गई सावित्रीबाई, और इससे उनकी डेथ भी हो गई। ये स्टोरी है सावित्रीबाई फुले की। तो ये वैल्यूज और लेसन्स हैं जो आप सावित्रीबाई फुले की लाइफ से सीख सकते हो। आप आंसर्स में कोट कर सकते हो, काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी, बेनेवलेंस, सेल्फलेसनेस, लीडिंग बाय एग्जांपल, डिग्निटी फॉर ऑल, ह्यूमनिज्म, करेज, ये सब। तो इस प्रकार से इतिहास में कुछ महान लोगों की लाइफ और उनसे कौन सी वैल्यूज और लेसन हम सीख सकते हैं, ये डिस्कस करने के बाद आगे हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की लाइफ से कुछ लेसन्स और वैल्यूज सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे टी.एन. सेसान, ये देखो 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1990 से लेकर 1996 के बीच। इन्होंने इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाए। देखो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँगा, आज के समय में जो इलेक्शन कमीशन का रुतबा है ना, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया टी.एन. सेसान। इनसे पहले, इनके कार्यकाल से पहले इलेक्शन कमीशन को विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन इन्होंने असल में इलेक्शन कमीशन की पावर को यूटिलाइज किया और पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ते पर लेकर आने का काम किया। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा माल प्रैक्टिस को अंजाम दिया जाता था, तो सोच के देखिए एक पर्सन ने डेमोक्रेसी को कितना ज़्यादा मजबूत बनाया, टी.एन. सेसान। और देखो ये जो रिफॉर्म लेकर आए, इसके विरोध में तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई। इवन आपको पता है मीडिया भी बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज के इशारों पर काम करती हैं, तो मीडिया में भी इनके खिलाफ काफी न्यूज चलाई गई। जैसे अल सेसान, ये तो आप डिक्टेटरशिप की तरह काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, टी.एन. सेसान वर्सेस नेशन, इस प्रकार की खबरें भी चलाई गई। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया थी वो जारी रखी, और बाद में इनको ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के तौर पर जाना जाने लगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी ये लेके आई इलेक्शन कमीशन की वर्किंग में। तो ये सब वैल्यूज हम सीख सकते हैं टी.एन. सेसान से, लीडरशिप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। इसके बाद नेक्स्ट है तुकाराम ओम्बले। देखो जब मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, तो उसमें तुकाराम ओम्बले वो अजमल कसाब के सामने आ गए थे, और अजमल कसाब पकड़े जाते इससे पहले उन्होंने गोलियां चलाई और गोलियां लगी तुकाराम ओम्बले को। लेकिन तुकाराम ओम्बले ने अच्छा काम ये किया था कि राइफल पकड़ ली थी कसाब की, इस वजह से किसी और को गोली नहीं लगने दी। खुद को काफ़ी सारी गोलियां लगी, लेकिन राइफल पकड़ ली गई, टाइम मिल गया। बाकी जो वहाँ पे कॉन्स्टेबल्स थे उनको, और सारी गोलियां उन्होंने अपने सर ली, लेकिन और किसी की जान नहीं गई, और कसाब को पकड़ने में उनकी भूमिका रही अच्छी। ऑलमोस्ट 40 गोलियां लगी थी ओम्बले को, और वो शहीद हो गए। सेल्फलेसनेस, करेज, डेडिकेशन, ये लेसन की वैल्यूज आप सीख सकते हो तुकाराम ओम्बले की लाइफ से। इसके बाद नेक्स्ट है स्वरूकिस सोमावंशी। ये देखो आईएएस ऑफिसर हैं, ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे। इन्होंने अपने ऑफिस का एसी रिमूव करवा के लगवाया एक न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में, ताकि 100 मालनरिश्ड बच्चे जो वहाँ पे एडमिट थे उनको हीट वेव से बचाया जा सके। तो उनके इस स्टेप के चलते पूरे एरिया में काफ़ी जागरूकता आई, और काफ़ी डोनेशन भी इकट्ठा किया मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए। तो सेल्फलेसनेस, डेडिकेशन, कंपैशन, एम्पैथी, ये सब वैल्यूज हम सीख सकते हैं इनसे और इनके इस स्टेप से। कुछ और एग्जांपल्स देखें एडमिनिस्ट्रेटर्स की लाइफ से। एम विश्वेश्वरैया, इनके बारे में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2019 के मेंस में। ये देखो हमेशा अपने पास 2 मोमबत्तियां रखा करते थे। जब तो मतलब एक मोमबत्ती गवर्नमेंट के खर्चे से खरीदी गई होती थी, एक पर्सनल खर्चे से। जब देखो ये गवर्नमेंट का काम करते थे तो गवर्नमेंट के खर्चे से खरीदी हुई मोमबत्ती जलाया करते थे, और जब अपना पर्सनल कुछ पढ़ना होता तो ये अपने पैसे से खरीदी गई मोमबत्ती को जलाया करते थे। तो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीजें हम विश्वेश्वरैया जी से सीख सकते हैं। नीचे एग्जांपल है सत्येंद्र दुबे का। ये आईईएस ऑफिसर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। कहाँ पे? कोडरमा में। इनका मर्डर हो गया था गया में, क्योंकि इन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी। और देखो एक बात आपको बताऊं, सत्येंद्र दुबे ने एक खत लिखा था पीएमओ में कि मैं बता रहा हूँ ये करप्शन होता है यहाँ पर, और किसी भी कीमत पर आप
मेरा नाम जो है वो लीक मत होने दीजिएगा। ये बात सत्येंद्र दुबे ने लिखी थी अपने खत में, जो कि उन्होंने पीएमओ को लिखा था। बावजूद इसके जो नाम था सत्येंद्र दुबे का, वो लीक हो गया था। उस समय वाजपेयी की सरकार थी, 2001 की सारी घटना है। तो उस समय वाजपेयी की सरकार थी और इनका नाम लीक हो गया था और उसके बाद इनका मर्डर कर दिया गया था गया में। तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, उस बंदे ने बोला था तुम्हें कि इनका लेटर नहीं लीक होना चाहिए, नाम नहीं लीक होना चाहिए, आपको ट्रस्ट बेसिस पे लेटर मिला, आपने इनका नाम लीक कर दिया और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उसमें जनरेट हुई थी ये, जब इनको मारा गया था। ये सब लेसन आप सीख सकते हो सत्येंद्र दुबे की लाइफ से, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस। तो देखो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जांपल्स समझे। जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, किसी आईएएस ऑफिसर ने कुछ अच्छा काम किया हो, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो और एज एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज़्यादा इनोवेशन आप लेके आओगे, अपनी तरफ से एग्जांपल्स दोगे, उतना ही अच्छा है। और जैसे जैसे आगे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हम भी पास्ट में हमारे जो महान लीडर्स हुए हैं उनकी लाइफ से और डेली लाइफ में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अच्छा काम किया है, एग्जांपल्स डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। तो फिलहाल हमारा जो ये पूरा पहला पिलर है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब कल से हम दूसरा पिलर स्टार्ट करेंगे, एटीट्यूड। फिलहाल आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर